सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपकी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन विषय के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 51 तक सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देख लिया था। राजन सीरीज में कंप्लीट 150 से ऊपर क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पर हम 3 पार्ट में इसको पढ़ा रहे हैं। तो दूसरा पार्ट यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 से हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था हर्टांग समिति ने, कोठारी आयोग ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने या फिर वुड के घोषणा पत्र ने। दोस्तों, अपव्यय और अवरोधन क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आपको समझना पड़ेगा, और जिन बच्चों ने क्लास लिया है उनकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, उन्हें भी पता है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने नोट्स बनाए हैं, क्लासेस पहले अटेंड कर लिए थे जब मैं पढ़ा रही थी तभी। दोस्तों, शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा। अपव्यय का मतलब होता है या फिर ह्रास, इसको आप ह्रास भी समझिए। अपव्यय और ह्रास एक ही चीज है। बच्चा स्कूल आ रहा है, ठीक है, उसने एडमिशन लिया, वो 2 महीने 3 महीने स्कूल आया, उसके बाद अचानक वो बिल्कुल स्कूल आना उसने बंद कर दिया, मतलब उसने स्कूल छोड़ दिया। तो अगर बच्चे ने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया तो ये होता है अपव्यय या ह्रास। अवरोधन का मतलब क्या है, बच्चा कक्षा 2 में पढ़ रहा है, 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, तीसरी साल मतलब वो कक्षा 2 से कक्षा 3 में पहुंच ही नहीं पा रहा, वो बार-बार कक्षा 2 में ही रह जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो ना तो अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर पा रहा है, ना तो वो आगे बढ़ना चाह रहा है। तो इस तरीके से उसमें पढ़ाई में क्या आ जाता है, अवरोध आ जाता है, तो इसीलिए इसे अवरोधन कहा जाता है। तो इस पर सुझाव किसने दिया था, कैसे हम अपव्यय और अवरोधन को कम कर सकते हैं, इस पर किस समिति ने अपना सुझाव दिया था, यही यहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों, हर्टांग समिति, कोठारी आयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर वुड के घोषणा पत्र में राइट आंसर है ऑप्शन आ, हर्टांग समिति। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि हर्टांग समिति ने ही अपव्यय और अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में। राइट आंसर है ऑप्शन ब, नई दिल्ली में। आप सभी को पता है एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 54 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1972 में, 1948 में, 1985 में या 1980 में। राइट आंसर है ऑप्शन आ, 1972 में। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, और ये क्वेश्चन भी देखिए 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया, यानी कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया, सन 1958 में, सन 1980 में, सन 2001 में या सन 1985 में। दोस्तों, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया सन 1958। राष्ट्रीय पुरस्कार में होता क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि पुरस्कार स्वरूप कुछ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा आप सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप 60 साल में रिटायर हो रहे हो नॉर्मली टीचर होके, तो अगर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो आपकी रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 62 साल हो जाएगी, 2 साल बढ़ जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार अगर आपने प्राप्त किया तो आपको ट्रेन में छूट मिलती है, उसके लिए बसों में छूट मिलती है किराए में, तो इसलिए बहुत सारे फायदे होते हैं, आपको लाइफ टाइम उससे फायदा मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार अगर कोई भी शिक्षक प्राप्त करता है तो उससे उसको बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं एक्स्ट्रा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया है वह है धारा 25 में, धारा 23 में, धारा 45 में या फिर धारा 35 में। आप सभी को पता है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की 45वीं धारा में किया गया, धारा 45 में। और ये क्वेश्चन आप देखिए 2015 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था और आज फिर मैं याद दिला दूं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, और 15 अगस्त 1995 से मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी स्कूलों में। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, पोषाहार वितरण योजना, जिसे हम पहले पोषाहार वितरण योजना के नाम से जानते थे, फिर उसे हम मिड डे मील योजना के नाम से भी जानने लगे। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। मध्याह्न भोजन योजना भी लिखा होता तो भी राइट आंसर होता। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा स्कूलों में खाना बनना कब स्टार्ट हुआ, 2004 से स्टार्ट हुआ, आप ये भी याद रखिएगा।
1995 में पहले बच्चों को राशन मिलता था, पहले स्कूल में खाना नहीं बनता था। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता है, फिर भी मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। वुड के घोषणा पत्र को, सार्जेंट रिपोर्ट को, कर्जन योजना को, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन आ, वुड के घोषणा पत्र को। क्वेश्चन नंबर 59 है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुक्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था, या उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60 है, हंटर कमीशन कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को, या फिर मुदालिर आयोग को। राइट आंसर है ऑप्शन आ, भारतीय शिक्षा आयोग को हम हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप देखिए 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1935 से 1936 के बीच, 1952 से 1953 के बीच, 1954 से 1955 के बीच, या फिर 1964 से 1966 के बीच। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द, 1964 से 1966 के बीच। दोस्तों जो इसके अध्यक्ष थे कोठारी आयोग के, वो थे DS कोठारी, यानी कि दौलत सिंह कोठारी जी। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो शिक्षा नीति थी इसमें बहुत सारी चीजें हमारे प्राथमिक शिक्षा को लेकर के बताई गई थी, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप याद रखिएगा इसको। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन भी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। 16 दिसंबर 1990 में, 15 सितंबर 1989 में, 16 अप्रैल 1987 में, या फिर 15 अगस्त 1968 में। दोस्तों जो आचार्य राममूर्ति समिति थी, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो घोषणा हुई थी उसमें कुछ इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया था, उन्होंने कुछ और संशोधनियां की थी, कुछ और बेहतर बनाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया था 16 दिसंबर 1990 को। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की? पटेल समिति, NCERT कार्यदल, आचार्य राममूर्ति समिति, या फिर उपयुक्त तीनों ने। दोस्तों प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व छात्रों पर पढ़ाई के बोझ के लिए पटेल समिति ने भी चिंता की थी, NCERT कार्यदल ने भी चिंता की थी, और आचार्य राममूर्ति समिति ने भी इस पर बात की थी कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ ना पड़े, बल्कि पढ़ाई क्या हो, इतना इंटरेस्टिंग बना दिया जाए कि हर बच्चा हर एक सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेकर के पढ़े। तो इस पर जितनी भी समितियां अब तक बनी, सभी ने यही निर्णय लिया था कि पढ़ाई के बोझ को, बस्ते के बोझ को कम किया जाए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त तीनों ने। लेकिन जो सबसे फेमस हुआ है, यानी कि जो सबसे फेमस समिति है प्रोफेसर यशपाल समिति, अक्सर आप उसी समिति को जानते हैं बस्ते के बोझ को कम करने के नाम से, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान उसी समिति ने दिया था। लेकिन बोला सबने था इस चीज पर, लेकिन उसका क्रियान्वयन किसने किया था? अगर क्रियान्वयन की बात आएगी तो प्रोफेसर यशपाल समिति। ठीक है, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 64 है, NCF 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? कल भी मैंने इसका आंसर बताया था। यहाँ पर ऑप्शंस हैं 1964, 1965, 1987, 1988, 1995, 1996, 2001, या फिर 2002। दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत या इसके बारे में विचार विमर्श हुआ था कि एक इस तरीके की योजना प्रारंभ की जाए कि स्कूलों में कम मूलभूत सुविधाओं में भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर लें। दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत ही हर विद्यालय में कम से कम 2 कमरे, 2 टीचर होने चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए स्कूलों में। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ब, 1987, 1988, क्योंकि ये आया था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में जिक्र किया गया था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, और 1987-88 में ये योजना प्रारंभ भी हो गई सभी जिलों में, या पूरे देश में भी आप कह सकते हो।
दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत बहुत सारे स्कूल आप देखोगे जहां पर आपको 2 कमरे और 2 शिक्षक मिलेंगे, तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत ही बनाए गए हैं। 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा नर्सरी से 5 तक, कक्षा 6 से 11 तक या फिर कक्षा 2 से 5 तक। दोस्तों स्कूल चलो अभियान में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी। दोस्तों जितने भी अभियान चलाए गए हैं प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड, उनमें कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चे आएंगे, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालयी शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया? व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 है, पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया? नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए या फिर रोजगार बढ़ाने के लिए। दोस्तों पोषाहार वितरण योजना, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना, ये सब एक ही है और इसका प्रारंभ किया गया नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, बच्चों की संख्या स्कूल में बढ़े, तो ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना है? सन 2000 में, सन 2009 में, सन 2014 में या सन 2015 में? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ है, आप सभी को पता है, और 2010 से पूरे देश में लागू हो गया है। ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 है, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे? भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, आ व बा दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों चार्ल्स ग्रांट जो थे वो भारत में विद्यालयों की स्थापना करना चाहते थे और वो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना चाहते थे क्योंकि वो खुद एक अंग्रेज थे, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा आ व बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 71 है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं? नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी संचालित की गई 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 9वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई, तो ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ह्रास एवं अवरोधन को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? छात्रवृत्ति, विद्यालय मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं ड्रेस या फिर उपयुक्त सभी। आप सभी को पता है कि प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों को छात्रवृत्ति, बच्चों को विद्यालय में मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, ये सभी चीजें मिलती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, न्यूपा का मुख्यालय है? दिल्ली में, राजस्थान में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? राइट आंसर है ऑप्शन आ दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 75 है, सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, साक्षरता अभियान का, दोनों या फिर कोई नहीं। दोस्तों सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया है कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52 या फिर कोई नहीं। दोस्तों अनुच्छेद 51 का में ये बातें कही गई हैं, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ? 2005 में, 2004 में, 2006 में या 2007 में? दोस्तों बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में गठित हुआ, इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 ईस्वी में हुआ, इसके अध्यक्ष थे? दोस्तों 1982-83 में हंटर आयोग का गठन हुआ था, आप सभी को पता है, और सर विलियम हंटर ही क्या थे, इसके अध्यक्ष भी थे, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। तो भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से हम हंटर आयोग को जानते हैं, ये क्वेश्चन अभी आपने पीछे देखा भी है, तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, हंटर आयोग का संबंध है? हंटर आयोग अभी मैंने बताया 1882-83 में ये बना था, तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 80 है, मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है। दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र रखा था 1935 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। और आप सभी को पता है लॉर्ड मैकाले ने ही निस्यंदन सिद्धांत, छनाई के सिद्धांत को बताया था। ये मैं बार बार आप लोग को इस बार इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग को ये सब चीजें बिल्कुल याद हो जाएं। आप लोग ऐसे पढ़ते पढ़ते ही इन सब चीजों को याद रखें और एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए आप तुरंत राइट आंसर लिख करके आइए। क्वेश्चन नंबर 81 है, यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि बस्ते का बोझ जिस पर सबसे अधिक ध्यान दिया था यशपाल समिति ने, यशपाल समिति का गठन हुआ था 1992 में। तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन हुआ था सन 2000 में और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत हुआ। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का जो गठन था या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो लागू की गई, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ही देन है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है और ये आप अच्छे से याद रख लीजिए अपने दिमाग में दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है डकार विश्व सम्मेलन से, वुड के घोषणा पत्र से, यशपाल समिति से या फिर कोई नहीं? दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध डकार विश्व सम्मेलन से है। 2000 में डकार विश्व सम्मेलन हुआ था, आपने देखा, और सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में शुरू हो गया था। और सर्व शिक्षा अभियान आप देखिए, प्राइमरी स्कूलों में एक पेंसिल बनी होती है, उस पर दो बच्चे बैठे होते हैं, लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान और उसके नीचे लिखा होता है सब पढ़े सब बढ़े। तो सब पढ़े सब बढ़े सर्व शिक्षा अभियान का ही नारा है या प्रेरक वाक्य है, आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दोनों या फिर कोई नहीं? दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 20 नवंबर 1989 को, 20 नवंबर 1998 को, 20 नवंबर 2011 को या फिर कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन आ 20 नवंबर 1989 को, यानी कि 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। आप डेट याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया? भारत सरकार ने इसको कब लागू किया, यानी कि अपने देश में कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर 1992। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है, यानी कि लगभग 3 साल लग गए इसको क्रियान्वित होने में। आप देखिए 1989 था और 1992 में अपने देश में ये लागू हुआ। तो 11 दिसंबर 1992 को अपने देश में भी ये लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 है, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? 22 अगस्त 1947 को, 20 अगस्त 1950 को, 20 अगस्त 1970 को या फिर कोई नहीं? दोस्तों, अपना देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और अपना देश आजाद होने के ठीक एक हफ्ते बाद 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई थी। तो देश आजाद होने के एक हफ्ते बाद, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है, 22 अगस्त 1947 को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिम पूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? यानी कि बच्चों को कारखाने या जोखिम पूर्ण कार्यों में लगाना क्या है? दंडनीय अपराध है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या कोई नहीं? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन आ, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 या फिर कोई नहीं? ऑप्शन आ, अनुच्छेद 23। यानी कि अनुच्छेद 23 में सबसे पहले ये बात की गई है कि स्त्रियों और बच्चों के क्रय विक्रय या फिर इनके साथ इनका अनैतिक व्यापार भी क्या है? दंडनीय अपराध है। इसके ठीक बाद अनुच्छेद 24 में कल कारखानों में जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना क्या है? बच्चों को दंडनीय अपराध है। तो ये आप याद रखिएगा, स्त्रियों और बच्चों पर जो भी अपराध हो रहे हैं ये सभी अनुच्छेद 23 और 24 में लिए गए हैं। तो सबसे पहले स्त्री और बच्चों की बात की गई है अनुच्छेद 23 में, उसके बाद केवल बच्चों की बात की गई है अनुच्छेद 24 में। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसका कथन है? मैं काल के सारे धर्म मानता हूं क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हो, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि
सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, गुड या फिर गेल? दोस्तों ये इतना अच्छा विचार था स्वामी विवेकानंद जी का। मैंने बार-बार कहा है कोई भी धर्म हो, हर धर्म यही शिक्षा देता है हमें कि हमें सही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी से छीन करके किसी का धन नहीं चुराना चाहिए। ये सभी चीजें किसी भी धर्म ने ये सब चीजें नहीं सिखाई। हर धर्म कहता है आप सच्चाई के रास्ते पे चलो, आप अच्छे कर्म करो, आप सही तरीके से पैसे कमाओ, आप लोगों की भलाई करो। हर धर्म यही सिखाता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि सभी धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? एक ही है और सभी मुझे ईश्वर तक ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 60? राइट आंसर है ऑप्शन आ, अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 93 है, डायट का कार्य है बीटीसी प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों डायट में ये सभी काम होते हैं, आप सभी को पता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है टीचर्स को, बीटीसी ट्रेनिंग तो होती ही है, विशिष्ट बीटीसी ट्रेनिंग भी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 94 है, जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, बीआरसी प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण या फिर उपयुक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95 है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? धारा 45 के अंतर्गत, धारा 55 के अंतर्गत, धारा 46 के अंतर्गत या फिर धारा 48 के अंतर्गत? राइट आंसर है ऑप्शन आ, धारा 45 के अंतर्गत। और ये क्वेश्चन भी आप पहले भी कई बार कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, शिक्षा बिना बोझ के का संबंध है यशपाल समिति से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, कोठारी आयोग से या मैकाले का विवरण पत्र से? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षा बिना बोझ के या शिक्षा का बोझ जो है इस पर सबसे अधिक ध्यान दिया था यशपाल समिति ने, तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ था और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी। क्वेश्चन नंबर 98 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया? दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल 12 खंडों में बांटा गया था और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 99 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर या कोई नहीं? दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की जो स्थापना की जाती है ये ब्लॉक स्तर पर की जाती है। तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। ये आप लोग अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 100 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? दोस्तों 3 वर्ष तक शिक्षा दी जाती है, कक्षा 6, 7, 8 ये तीनों क्लासेस चलती हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 101 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं की का आयु वर्ग है 11 से लेकर के 14 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन आ, बिल्कुल सही है। और ये तीनों क्वेश्चन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के आप याद रखिएगा। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे जितने क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो पार्ट 3 में, और पार्ट 3 आपका अंतिम पार्ट होगा बहुविकल्पी क्वेश्चंस का। इसके बाद सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आपके कॉलेज का ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां जरूर शेयर कर दिया करिए दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंच सकें और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके सभी वीडियोस को अच्छे से पढ़ करके समझ करके एग्जाम में जाएं ताकि वो एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सभी चीजें समझ में आई होंगी और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कराए वो सभी आपको अच्छे लगे होंगे। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोग के लाइक ही हमें प्रोत्साहित करते हैं कि लगातार आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस हम बनाते रहें। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप सभी विषयों को अच्छे से देख सकते हैं। आपको सभी विषयों की प्लेलिस्ट मिलेगी। सभी विषयों की प्लेलिस्ट जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपको उस विषय के सारे वीडियोस नीचे तक मिलते जाएंगे। जिस भी वीडियो को आपको देखना है उस पर आप क्लिक करोगे, उस वीडियो को वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, आसानी से आप उसको देख सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर इस तरीके से आई बटन बना होगा, उसको आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको वहां से भी सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को सही कंटेंट देने की, सही स्टडी मटेरियल देने की और बिल्कुल सही सूचनाएं देने की। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और हमें आपको शिक्षक बनाना है। जब तक हम आप शिक्षक नहीं बन जाते तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। लगातार आप लोगों को यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी हम करवाएंगे। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।